कैसे हैं आप लोग? कक्षा 11 के छात्रों के लिए आज मेरा टॉपिक है बच्चों, वो है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। जैसे कि आपको पता है कि हम आजकल पढ़ रहे हैं न्यूटन के गति विषयक नियम, और न्यूटन के ने 3 नियम दिए थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसमें मैंने गति का नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये जो जड़त्व है, ये जड़त्व मैंने 3 तरीके से आपको बताया था। मैंने आपको बताया था विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है ना? तो विराम के जड़त्व में मैंने कहा था, मैंने सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया था कि जब कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में, मतलब हम किसी गाड़ी में या रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी भी विराम अवस्था में है, जैसे ही गाड़ी चलना प्रारंभ करती है तो हमारा जो शरीर होता है वो हम पीछे को हम पर क्या लगता है, एक बल काम करता है। अर्थात जो यात्री का जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे हम बैठे हैं वो गति अवस्था में आ जाता है, और शरीर का जो ऊपर वाला भाग है वो विराम में ही रहना चाहता है, जिसके कारण वो क्या होता है, पीछे गिरता है। दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया था गति का जड़त्व। मैंने कहा था कि गति के जड़त्व में क्या होता है कि जब किसी गाड़ी में जो है हम यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो यात्री क्या करता है कि जैसे ही गाड़ी रुकती है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में हम यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी पर जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो ब्रेक मार करके गाड़ी रुकती है और हम क्या करते हैं, बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुकता है, उस पर आगे की ओर एक बल लगता है, वो आगे को झुकता है। अर्थात क्या हुआ कि ब्रेक के कारण उस यात्री का जो नीचे वाला भाग है वो भी क्या आता है, विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन शरीर का जो यात्री का जो ऊपर वाला भाग है वो गति अवस्था में होता है, जिस कारण वो जो है आगे की ओर उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। ये गति का जड़त्व मैंने आपको बताया था। तीसरा बच्चों मैंने आपको बताया था दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व मतलब जब कोई वस्तु जो है गतिशील है, मतलब कोई कार है, मोड़ों पर कार चल रही है, ठीक है, मोड़ों पर जब कार मुड़ती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री बाहर की ओर उस पर एक बल काम करता है, जिसको अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अपकेंद्रीय बल जो क्या होता है, कार के मुड़ते हुए, कार मुड़ रही है लेकिन उस पर बैठा हुआ यात्री उस पर एक बाहर, मतलब दिशा की ओर, ठीक है, उसके जो दिशा है, दिशा की ओर जो है, उसके जो है गतिमान दिशा के ओर जो है विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, एक बल काम कर रहा है। जैसे टायर चल रहा है, आपने देखा होगा गाड़ियां पे जो टायर लगाया जाता है, तो जो टायर जो है, जब टायर घूमता है तो कीचड़ कहाँ आता है, बाहर की ओर फेंकता है। सड़क पर चलता हुआ यात्री यदि चल रहा है और गाड़ी चल रही है तो कीचड़ के कहाँ आएगा, यात्री पर पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उस कीचड़ से बचने के लिए हमें जो है मड गार्ड, मतलब जो है मड गार्ड जो लगाए जाते हैं गाड़ियों पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये दिशा का जड़त्व हो गया। आज हम पढ़ रहे हैं, ये है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है बच्चों, वो है, पहले हम पढ़ते हैं इसमें संवेग। ठीक है बच्चों, संवेग जो है, संवेग को हम किसे डिनोट करते हैं, पी से। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो संवेग उस वस्तु के वेग और द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है, या किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम संवेग को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और पी क्या होता है, एम वी। ठीक है, अब पी जो संवेग होता है बच्चों, वो क्या होता है, सदिश राशि होती है, ठीक है, तो इसलिए जो है हम सम, और वेग भी क्या होता है, सदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों, तो जो है ये संवेग हो गया। तो संवेग की डेफिनेशन होगी बच्चा, किसी वस्तु का जो संवेग है, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर क्या करती है, निर्भर करती है, वही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अर्थात जो संवेग है, संवेग एक सदिश राशि है। यदि हम इसका मात्रक लिखना चाहें बच्चों, तो पी का जो मात्रक हो जाएगा, संवेग का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा केजी, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो बच्चों यदि हम इसकी जो बीमा लिखना चाहें तो बीमा भी हम इसकी सीधे सीधे लिख सकते हैं। एम को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, और वेग की जो बीमा होती है वो होती है LT - 1। तो ये हमारी क्या होगी, बीमा होगी। तो बोलने का मतलब जो है, संवेग क्या है, सदिश राशि। ठीक है, तो बच्चों जो संवेग है, वो संवेग किसी वस्तु का, यदि माना कोई वस्तु है
वस्तु का मतलब कोई कार है, ठीक है, ये कार है यहाँ पे बच्चों, इस तरीके से मैंने कार बनाई, ठीक है, ये कार है और ये ट्रक है, ये जो है ये कार है और ये जो है ट्रक है। ठीक है बच्चों, ये कार है ए और ये बी क्या है, ट्रक है। अब इनका जो है संवेग, इसका संवेग क्या है, इसका वेग जो है, यदि कार और ट्रक का वेग क्या है, समान है, यदि कार और ट्रक का वेग क्या है, समान है, तो वहां पर संवेग किसका ज्यादा होगा। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से हमें पूछा जाता है, यदि कोई कार, एक कार ये है और ये ट्रक है, ठीक है, इसमें जो है कार और ट्रक का वेग, इसका भी वेग v है और इसका भी वेग क्या है, v है। जब वेग समान होता है तो जो मोमेंटम होगा वो किसका ज्यादा होगा, किसके, ठीक है, किसका संवेग ज्यादा होगा। तो उसके लिए बच्चों आप देखते हैं संवेग हमारा जो है p बराबर क्या होता है, mv। तो इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे ट्रक का द्रव्यमान क्या है, आप देख रहे हैं, ट्रक का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा, कार का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो यदि यहाँ पे वेग समान है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेग समान है, माना इसका जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका जो है द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि किसी भी वस्तु का जो संवेग है वो किस पर निर्भर करता है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि संवेग ज्यादा किसका होगा, यदि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है तो संवेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब कार और ट्रक का वेग यदि समान हो, यदि दोनों का वेग क्या है, समान है, तो जिस वस्तु का, जिसका भी जो है द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका संवेग क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा बच्चों, दूसरी कंडीशन इसमें है, दूसरी कंडीशन इसमें आती है बच्चों कि यदि कोई जो, फिर हम दूसरा एग्जांपल इस तरीके से देंगे कि कोई कार है, ठीक है, कि कोई कार है बच्चों, ठीक है, इसका संवेग जो है P1 है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास फिर वही उदाहरण देते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, ट्रक है, ठीक है, ये कार हो गया, ये है ट्रक, ठीक है। इसका कार का संवेग है P1 और ट्रक का संवेग है P2, ठीक है बच्चों। अब दूसरी कंडीशन है, यदि कार और ट्रक का संवेग बराबर है, यदि दो वस्तुओं का संवेग बराबर है तो किसका वेग अधिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि यदि दो वस्तुएं हमारे पास हैं, एक कार है और एक ट्रक है, इन दोनों का संवेग, कार का संवेग P1 और ट्रक का संवेग P2, अर्थात दोनों का संवेग, दोनों वस्तुओं का संवेग बराबर है, P1 बराबर P2 है, तो किसका, इन दोनों वस्तुओं में से किसका वेग अधिक होगा। तो बच्चों इसके लिए देखिए बच्चों, हमारे पास है, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, mv। किसी भी वस्तु का जो संवेग कहलाता है वो क्या होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों संवेग जो है, माना इस वस्तु का संवेग, माना कार का संवेग हो गया, कार का संवेग P1 बराबर हो जाएगा, तो माना कार का द्रव्यमान M1 और वेग क्या है आपका निकालना, माना आपको सपोज V1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा जो है, दूसरा हो गया P2 जो है मतलब ट्रक का संवेग, P2 है, और P2 हो जाएगा ट्रक का द्रव्यमान M2, उसका वेग क्या है, V2 है। तो बच्चों कंडीशन क्या है, मैंने कहा कि
यदि दो वस्तुओं का संवेग बराबर है, यदि P1 बराबर P2 है, तो अर्थात हम कहेंगे बच्चों P1 की वैल्यू है M1 V1 बराबर M2 V2। यदि हम इसको करें V1 बटे V2 इक्वल टू M2 बटे M1। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा V1 जो वेग में 1 नीचे ऊपर है और 2 क्या है नीचे, और यहाँ पे देखिए द्रव्यमान में 2 कहाँ हो गया ऊपर और यहाँ हो गया नीचे। तो अर्थात हम इसको कह सकते हैं बच्चों, यदि हम इसको ऐसा लिख दें 1 बटे M1 M2 लिख दें, ठीक है, तो ये M2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और M2 और M1 क्या है, वस्तुओं का वेग है। M1 M2 क्या है, वस्तुओं का द्रव्यमान है, और V1 V2 क्या है, वस्तुओं का क्या है, वेग है। तो अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, जो वेग है, वेग प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ये M1 M2 क्या है, द्रव्यमान है। अर्थात जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका वेग ज्यादा होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान, देखिए M प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन M, यहाँ पे देखिएगा V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन M। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका वेग ज्यादा होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा, यदि M प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जिसका जो है द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो बच्चों ये जो संबंध है, ये इससे जो है पता चलता है कि यहाँ पे हम यदि कार और ट्रक की बात कर रहे हैं, तो कार का द्रव्यमान कम है तो उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, और ट्रक का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो कब, जब दोनों का संवेग क्या हो, बराबर हो। क्लियर हो गया। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में ये संवेग वाला जो टर्म है वो समझ में आया होगा। उसको बताने ये संवेग मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसी से संबंधित हम जो है अभी न्यूटन का जो गति का जो दूसरा नियम है उसको करने जा रहे हैं। बच्चों न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कि मानो सपोज हमारे पास बच्चों एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है बच्चों, m है, इसको समझिए आप। ठीक है, और दूसरी वस्तु जो है हमारे पास जो है जिसका द्रव्यमान क्या है, उसका द्रव्यमान भी क्या है, m है। यहाँ पर वेग क्या है, 0, इसका भी वेग क्या है, v बराबर 0 है, और v बराबर क्या है, 0 है। वेग क्या है, 0 है। अब 2 सेकंड बाद इसका वेग, 2 सेकंड बाद इसका वेग जो है 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इस वस्तु का 2 सेकंड बाद जो वेग होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। और यदि हम इस वस्तु का चाहें कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इसका वेग कितना हो जाए, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। देखिए इस एग्जाम्पल को मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, देखिए दोनों वस्तु प्रारंभ में द्रव्यमान उनका m है और विरामावस्था में है, तो v उनका वेग 0 है। अब दोनों वस्तु, पहले वस्तु पर हमने 2 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड चला, चाल से वो चला है, और दूसरी वस्तु जो है 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के बल से, तो इस पर जो बल काम कर रहा है ये F1 काम करेगा सपोज, और इस पे क्या काम कर रहा है, बल F2 काम कर रहा है। इस पर जो बल काम कर रहा है वो F1, इस पे काम कर रहा है F2। तो अर्थात आप देखेंगे कि किस वस्तु पर ज्यादा बल लगेगा। आप यदि इस पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो है 1 सेकंड में जब वो 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, चाल से चल रहा है, तो उस पर बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और इस पर बल क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब इसका जो संवेग परिवर्तन की जो दर है, इसकी जो हम दूसरे वाली वस्तु की बात कर रहे हैं, पहली वस्तु A और दूसरी वस्तु B, जो B वाली वस्तु है उस वस्तु वो जो है 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, अर्थात इस पर बल की आवश्यकता है, इस पर बल क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। ठीक है, और ये जो है 2 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड चल रही है वस्तु, तो इस पर हम मानेंगे कि इस पर बल क्या लग रहा है, कम लग रहा है। अर्थात जो संवेग परिवर्तन की दर है वो किस पर निर्भर कर रही है, बल पर निर्भर करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो F है, वस्तुओं का जो संवेग परिवर्तन की जो दर है, dp अपॉन dt, संवेग परिवर्तन की जो दर है बच्चों, वो किस पर निर्भर करेगी, बल पर निर्भर करेगी। तो हम कह सकते हैं बच्चों, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो नियम है
किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि वस्तु पर बल क्या है अधिक लगेगा तो उसका जो संवेग परिवर्तन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चों या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हमारा जो गति का दूसरा नियम है F = ma। F = क्या है, ma है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं हम बल की जो परिभाषा हमने पढ़ी वो पढ़ी बच्चों F = ma। इसको जो है इसका जो मतलब किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न होने किसके द्वारा, बल के द्वारा उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों। अभी इसमें हम जो पढ़ रहे हैं हम किसकी बात पढ़े, हमने बल की बात करी। मतलब जो ये बल होता है ये बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, F proportional to dp/dt और dp/dt क्या है, संवेग परिवर्तन। ठीक है, मतलब t1 समय में संवेग, t1 समय में संवेग p1 तथा t2 समय में संवेग p2 है। तो जो संवेग परिवर्तन की जो दर हो जाएगी तो एकांक समय में जो डेल्टा टी हो जाएगा वो हो जाएगा t2 माइनस t1 और डेल्टा p हो जाएगा वो हो जाएगा जो है p2 माइनस t1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों संवेग परिवर्तन की दर। हमने इसको इस तरीके से समझेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा p मतलब p2 माइनस t1 और ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो इसको हमने क्या लिखा, इसको हम लिखते हैं डेल्टा p बटे डेल्टा t। और आप जानते हैं कि किसी क्षण किसी न्यूनतम समय में जो तात्क्षणिक जो समय होता है, जो इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, उसमें जो dp/dt मतलब लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा p बटे डेल्टा t इजिकल, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन में dp/dt। बच्चों ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इसलिए जो F है किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है या किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर है वो उस वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम कह सकते हैं F = K, कांस्टेंट राशि है बच्चों, dp/dt। और dp/dt अब हम इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, F = देखिए K हम रहने देते हैं, कांस्टेंट नियतांक है, d/dt और ये हो जाए, इसको हम लिख देते हैं P × P। तो P बराबर क्या होता है, mv अकॉर्डिंग टू मोमेंटम। P = mv, ये हमने किसके अनुसार पढ़ा, अभी संवेग के अनुसार पढ़ा। ये क्या है, संवेग, मोमेंटम है। तो P की वैल्यू हम बच्चों यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा K d/dt, ये हो गया mv। अब हम इसको क्या कर देते हैं बच्चों, K m हमारा जो है बाहर ले लेते हैं हम, ये हो जाता है, ये हो जाएगा dv/dt। तो dv/dt आप जानते हैं बच्चों, dv/dt मतलब dv/dt को हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर। dv/dt मतलब v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। ये क्या हो गया हमारा, a हो गया, त्वरण हो गया। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बच्चों हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि हम dv/dt तो उसको हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, तो ये हो जाएगा kma। अब हम देखेंगे बच्चों, यहां पे देखिएगा ये जो k है, यहाँ पे बल है, बल का MKS पद्धति में जो मात्रक होता है बच्चों, बल का MKS पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है, देखिए F = जो K है, K × M का मात्रक क्या है, किलोग्राम kg, इंटू A का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जिसको कहते हैं हम न्यूटन।
क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। यदि बच्चों, यदि हमारा जो है, यदि हम m की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, यदि हम m की वैल्यू 1 kg लें, यदि m बराबर क्या हो गया 1 kg, ठीक है, और a की वैल्यू हम देते हैं 1 न्यूटन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो यदि हम इस पर वैल्यू रखते हैं बच्चों, F इज इक्वल टू m, k भी है हमारा, k की वैल्यू हम निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से k का मान हम 1 रखते हैं, k m का मान 1 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मान 1, ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो F बराबर क्या आ गया, k, F बराबर k जो है हमारा, F बराबर k आ गया, ठीक है। अब बल का मात्रा क्या है, यदि हम उसका मान क्या रखें, 1 न्यूट्रन रखें। MKS पद्धति में बल का मात्रा क्या हो जाता है, न्यूट्रन। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यदि हम बल का मात्रा क्या लिख देते हैं, न्यूट्रन लिख देते हैं, 1 न्यूट्रन रख देते हैं बराबर, यदि k को मान, इसका मान हम क्या रख देते हैं, किलोग्राम रख दे, किलोग्राम का 1 kg रखते हैं मान, इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 न्यूट्रन बराबर किसके, 1 न्यूट्रन बराबर किसके, k के। समझ में आ गया, ये 1 न्यूट्रन बराबर किसके आ जाएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 k, ठीक है। अब बच्चों यही वैल्यू जो है अब हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो F की वैल्यू हमने जो देखिए 1 न्यूटन की वैल्यू, तो यहाँ पे यदि F इज इक्वल टू हम MA में ये वैल्यू रखें, तो F का मान क्या है हमारा, ये निकल गया 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन मीन्स ये हमारा निकल गया। तो K की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, इस तरीके से हम K की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 निकल जाती है। K की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 1 निकल गई। तो देखिए उसके बाद जो है हमारे पास जो होता है, F इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या होगी, 1 mg। तो बच्चों बल का जो मात्रक हो जाएगा, वो बल का मात्रक जो है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यूटन। मतलब मैंने बच्चों आपको बताया कि यदि इसका मान 1 रख देते हैं, इसका A का मान क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो F बराबर 1 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से, तो ये 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा हमारा K के, ठीक है। तो K का मान जो है हमारा क्या आ गया, 1, यहाँ पे K का मान क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब बच्चों F इज इक्वल टू MA है, इसका मतलब जो है हमारा क्या हो गया, 1 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब इसका जो है CGS पद्धति में मात्रक, बल का MKS पद्धति में मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, MKS पद्धति, ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, F बराबर क्या होता है, F बराबर बल का जो मात्रक होता है MKS पद्धति में, MA, और M के मतलब kg इंटू A हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सीधे से ये तो किसमें हो गया, MKS पद्धति में, MKS पद्धति में। CGS पद्धति में हो जाएगा F इज इक्वल टू, kg को क्या लिखेंगे, kg को हम लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं, तो 1 किलो में जो ग्राम होगा, ये हो जाएगा 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा बराबर 1 न्यूटन के, ये तो 1 न्यूटन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है ये हो जाएगा, हमने इसको किस में बदल दिया, CGS पद्धति में। ये हमारा MKS पद्धति है और ये है CGS पद्धति, MKS, ये CGS पद्धति होगी। तो इसमें देखिए 2 शून्य है, 2 शून्य, 3 शून्य है, तो 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 शून्य होंगे, और ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायन। 1 ग्राम
1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं 1 डाइन। 1 डाइन, ठीक है, ये 1 डाइन हो गया। और 1 डाइन, एक, और बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक यहाँ क्या हो गया? न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा इसके 10 की 5 घात, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से जो है हमने एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में परिवर्तन करने के लिए हमने डायमेंशन में पढ़ा था कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में किस तरीके से बदल सकते हैं। आप उस बीनीय विधि के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, और ये सिंपल सा मेथड मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से जो बच्चों हमारा जो है, हम जो है बल के मात्रक हैं, ये बल के 2 प्रकार के मात्रक हैं। एक तो निरपेक्ष मात्रक है जिसको एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है बल के जो मात्रक होते हैं, देखिए बल के मात्रक, बल के 2 प्रकार के मात्रक होंगे। एक तो होंगे निरपेक्ष मात्रक, निरपेक्ष मात्रक, और दूसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया गुरुत्वीय मात्रक, ठीक है। निरपेक्ष मात्रक में हमारे पास था, आपने पढ़ा 1 न्यूटन, न्यूटन और डाइन। ये कौन से मात्रक हैं? ये हमारे जो हैं कौन से मात्रक हैं? ये हमारे निरपेक्ष मात्रक हैं, ठीक है। और गुरुत्वीय मात्रक बच्चों हमारा जो है ये हो जाएगा, गुरुत्वीय मात्रक मीन्स F बराबर m a, और यहाँ पे हम त्वरण की बात कर रहे थे, अभी हमारा क्या हो जाएगा? g। F बराबर mg, मतलब द्रव्यमान, ये किलोग्राम भार, किलोग्राम, और g का मतलब क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण मीन्स भार, किलो केजी वेट, ठीक है। वाट हो गया, केजी किलोग्राम भार, इसको हम हिंदी में लिखेंगे किलोग्राम भार, ठीक है। केजी वेट जो हो गया किलोग्राम भार, और किलोग्राम भार, ठीक है। किलोग्राम भार मीन्स यहाँ पर जो है किलोग्राम भार का मतलब, यदि हम F बराबर जो है हमारा m, हम यदि 1 किलो केजी ले रहे हैं, और g का मान कितना हो जाएगा? पृथ्वी तल पर जो g का मान होता है वो 9.8, अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मतलब 1 किलोग्राम भार भी हम इसको बोलेंगे, या किलोग्राम बल भी कहते हैं। तो 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार, यदि 1 किलोग्राम भार वह बल है जो किसी वस्तु के 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 9.8 गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है? उत्पन्न करता है। मतलब 1 किलोग्राम भार की जो डेफिनेशन होगी, 1 किलो द्रव्यमान वाला कोई वस्तु जब क्या करती है, उस पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वीय त्वरण क्या करती है? उत्पन्न करती है बच्चों। ये क्या हो गया? किलोग्राम भार, जिसको हम कहते हैं बच्चों F बराबर mg, जिसको हम वेट, किलोग्राम भार मतलब वेट की बात करते हैं। F जो बल लगेगा मतलब W, F बराबर क्या काम हो गया? W के, ठीक है। माना हम यहाँ पे खड़े हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, तो हमारा जो भार है, हम किसके कारण यहाँ पे खड़े हैं? गुरुत्वीय त्वरण के कारण, कि पृथ्वी हमारी ओर एक आकर्षण पर, वह बल जिसके कारण जो है पृथ्वी हमें अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है, वो हो गया भार, हो गया वो हमारा क्या हो गया? भार। तो दूसरा मात्रक हमारा क्या हो गया? भार हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है हमारा जो ये बल के मात्रक, न्यूटन तथा डाइन से संबंध, और बल के मात्रकों के प्रकार, ये हमने बता दिया आपको। इसके अलावा बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें अभी हैं, इसको जो है बच्चों मैं फिर बाद में बताऊंगा। धन्यवाद।